भगवान की माया देखिए, जिस हिंडनबर्ग का नाम जपते हुए ऑपोजिशन पार्टी और लिब्रांडो यूट्यूबर 24 घंटे अडानी को टारगेट करते थे। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कि सिर्फ हिंडनबर्ग विषय पर नहीं जांच होगी। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च आज वही हिंडनबर्ग अडानी से पंगा लेने के बाद अपनी दुकान बंद करके भाग गया। कल देर रात ये खबर आई कि जो हिंडनबर्ग के जो फाउंडर हैं नेट एंडरसन, उन्होंने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि वो अब हिंडनबर्ग के ऑपरेशंस को वाइंड अप कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा बाप मर गया। जहां एक तरफ कोई मातम मना रहा है, हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। वहीं दूसरी तरफ कोई पार्टी कर रहा है। तो अभी बेसिकली कल ही हिंडनबर्ग जो अपनी रिपोर्ट्स निकाल के दूसरी कंपनीज की लंका लगा देते थे, आज रिपोर्ट ये आई है कि उनकी खुद की लंका लग गई है। बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, यू देख। ये खबर सुन के राहुल बाबा तो मानो शौक में ही चले गए हैं। वहीं रवीश कुमार को इतना सदमा लगा है कि वो हिंडनबर्ग को ढूंढते ढूंढते वापस से हिंडन नदी में चले गए हैं। इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? पूरी लेफ्ट लॉबी तो मानो अनाथ ही हो गई है और सब मिलकर रवीश रोना कर रहे हैं। पर देखिए, अब इस पूरी घटना से ना कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग को ट्रंप की ओथ सेरेमनी से मात्र 1 हफ्ते पहले अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ गया। क्या हिंडनबर्ग के फाउंडर ने जो जॉब प्रेशर का रीजन दिया उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, या फिर हिंडनबर्ग को डीप स्टेट से डायरेक्ट सपोर्ट था जिसके कारण ट्रंप के आने से पहले पहले हिंडनबर्ग को भागना पड़ गया? आइए इस पूरे क्वेश्चन को ना विस्तार से समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिनको हिंडनबर्ग इशू के बारे में नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे देता हूं कि नेथन एंडरसन नाम के आदमी ने 2017 में ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म खोला था। ये फर्म मुख्य रूप से पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में फ्रॉड, अकाउंटिंग गड़बड़ियों और मिसमैनेजमेंट को उजागर करने का दावा करती है और शॉर्ट सेलिंग करती है। अब आप पूछेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो आपको एकदम आसान भाषा में कहूं तो शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को पहले उधार लेकर बेच देते हो, इस उम्मीद में कि उसका स्टॉक गिर जाएगा। जब प्राइस गिरता है तो आप वही स्टॉक सस्ते में खरीद कर वापस कर देते हो और जो प्राइस का डिफरेंस हुआ वो आपका मुनाफा हो जाता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। नहीं समझ आया? चलो एकदम देसी भाषा में समझाते। सोचो आपके दोस्त के पास एक पेन है जो 10 रुपए का है। आप उससे पेन उधार लेकर 10 रुपए में ही बेच देते हो। फिर आप अफवाह फैलाते हो कि पेन डिफेक्टिव पीस है, जिससे फिर पेन का जो प्राइस है वो गिरकर 5 रुपए हो जाता है। आप वही पेन 5 रुपए में खरीद के अपने दोस्त को वापस कर देते हो। अब इसमें आपका 5 रुपए का फायदा हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। हालांकि अगर किसी रीजन से प्राइस बढ़ गया तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, पर देखिए ना, ऐसा एक्चुअल में ज़्यादातर होता नहीं है। इसमें भी ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, पर ओवरऑल इसका यही हिसाब होता है। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हिंडनबर्ग किसी कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करता रहा है, जो मैक्सिमम टाइम एक्चुअली में हो भी रहा होता था, और फिर उसी शॉर्ट सेलिंग टेक्निक से कोठा भर भर कर पैसा कमाता रहा है। कुछ फेमस इंसिडेंट्स की बात करें तो 2020 की निकोला कॉर्पोरेशन रिपोर्ट, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, यह दावा करते हुए कि कंपनी के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन, इन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर झूठे बयान दिए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि निकोला ने अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ये विकसित करने का दावा, जो असल में मौजूद ही नहीं थी। अब इस रिपोर्ट के बाद कंपनी का हाल कुछ ऐसा हो गया जैसे लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान का हो गया था। निकोला के चेयरमैन ट्रेवर मिल्टन ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था और निकोला के स्टॉक्स की कीमत 30% से ज्यादा गिर गई थी। इसके अलावा 2021 की लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर पब्लिश की गई रिपोर्ट की बात करें, जिसमें हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए प्री ऑर्डर नंबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इस रिपोर्ट के आते ही लॉर्ड्सटाउन के स्टॉक्स की कीमत गिर गई और यहां भी सीईओ और सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, किसी कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करते हुए पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पर बिना किसी ठोस
एविडेंस के किसी कंपनी के स्टॉक्स को गिराकर मार्केट को मैनिपुलेट करना और खुद शॉर्ट सेलिंग करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाना, ये एक तरीके से फाइनेंशियल टेररिज्म होता है। बात तो सही है। और इसका जो रीजन है ना, वो मेजर गौरव आर्या ने एक एग्जांपल देते हुए बहुत अच्छे से समझाया था अपने एक वीडियो में। जो घर बेचने वाला है वो बड़ा डेस्परेट है कि यार मुझे घर बेचना ही है, आई हैव टू सेल दिस हाउस, मुझे घर बेचना है किसी भी सूरत में, मुझे पैसे की जरूरत है, और उसके पास सिर्फ एक ही एसेट है, घर। अब वो घर बेचेगा तब उसका काम होगा, और आप उसका घर नहीं बिकने दे रहे क्योंकि आपने मार्केट में र्यूमर फैला दिया। आपने क्या र्यूमर फैलाया? आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो घर है इसमें लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं साहब। तो 99% लोग जो खरीदना चाह रहे हैं, जब वो सुनेंगे लीगल केसेस, तो कोई कोर्ट में जाके थोड़ा ना पता लगवाता है कि लीगल केस चल भी रहा है कि नहीं। लोग इमीडिएटली कहते हैं नहीं, हमें हाथ नहीं लगाना। आपको अफवाह फैलाने की जरूरत है क्योंकि लोगों के अंदर डर इतना है, खौफ इतना है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। वो कह रहा है आदमी कि मेरे पास सारे कागज हैं, आप आके चेक कर लीजिए। नहीं साहब, कौन करेगा चेक यार? मेरे नहीं, कोई और प्रॉपर्टी दिखाओ, बिकॉज देयर आर प्रॉपर्टीज इन द मार्केट। बस यही चीज हिंडनबर्ग ने 2023 में अडानी ग्रुप के साथ कर डाली थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड की अफवाह फैला डाली, जिसमें कहा गया कि अडानी पैसे के हिसाब किताब में गड़बड़ी कर रहा है। The market turmoil eroded investor confidence and some even deliberately fear-mongered about the stability of India's financial markets. और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। और इसके ऊपर मार्केट ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर गए। डेटा के हिसाब से अडानी ग्रुप के 150 बिलियन डॉलर के स्टॉक्स गिर गए थे। और ये ना एक्चुअल में बहुत बड़ा नंबर होता है क्योंकि इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं होती है। इसके बाद अडानी ग्रुप सामने आया था और उन्होंने ओपनली हिंडनबर्ग को सभी एविडेंस प्रोवाइड करने का चैलेंज दे दिया था। लीगल बैटल तक लड़ने की बात की गई थी, पर देखिए जब तक अडानी ग्रुप रिएक्ट करती तब तक तो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा चुका था। अब कोर्ट में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे हिंडनबर्ग को क्या लेना देना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अडानी ग्रुप के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए थे और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। परंतु इसके बाद जब अडानी ग्रुप ने सब कुछ क्लैरिफाई किया तो वापस से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बढ़ने शुरू कर गए थे। परंतु गैस व्हाट, हिंडनबर्ग इसके बाद अडानी पे सिस्टमैटिक वे में अटैक शुरू कर देती है। पर इतना सब कुछ तक तो फिर भी ठीक था। असल मामला तब गड़बड़ हुआ जब अमेरिकन कोर्ट, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ये कह दिया कि अडानी ग्रुप गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, कैसे गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ नहीं पता। और इसके बाद लोगों को शक होना शुरू हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे डीप स्टेट का कोई एजेंडा हो सकता है। और ऐसा ना एक्चुअली में भी हो तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग और डीप स्टेट के जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन की बातें भी सामने आती रही हैं। हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस ही मेन इन्वेस्टर रहा है, जो इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है। इसके प्रचुर मात्रा में प्रमाण उपलब्ध है। और जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट के लिए कितना बड़ा एसेट है वो शायद अब तक आप जानते ही होंगे। महेश जेठमलानी, जो एक वकील और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है। इसके अलावा कई और एक्सपर्ट भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि सोरोस का कनेक्शन हिंडनबर्ग से है और डीप स्टेट से है। और ये बात ना तब और क्लियर हो गई थी जब खुद जॉर्ज सोरोस ने ये डिक्लेयर किया था कि अडानी इशू को इंडियन पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और मोदी को इसमें जवाब देने के लिए फोर्स किया जाएगा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और इस बात से ये साफ हो जाता है कि जॉर्ज सोरोस, जो डीप स्टेट का एजेंट है, उसका इस पूरे मामले में पूरा योगदान है। परंतु अब आप सोच रहे होंगे कि डीप स्टेट अडानी को क्यों टारगेट करना चाहती है। चलिए इस बारे में आगे जानते हैं। देखिए, अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए ना, तो अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो एक बेसिकली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम करती है। ये एनजीओज और फॉरेन एंटिटीज के साथ मिलकर सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए फेमस है। ये पैटर्न दुनिया भर में बार बार देखा गया है और अभी बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है ना, वो तो सबसे रिसेंट वाला है। South Asia is witnessing political tremors. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has stepped down and has fled the country. और डीप स्टेट के पास ना इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के कई बड़े बड़े रीजंस हैं। फिर चाहे वो इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी हो, जो आने वाले डेकेड्स में यूएसए को पीछे छोड़ सकती है, या फिर ब्रिक्स की डी-डॉलराइजेशन पॉलिसी और उसी के बीच में इंडियन नेशनल रुपी का बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंस, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसमें इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना। ऐसे तो इंडिया आज कई फील्ड्स में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अगर
स्टॉक मार्केट की बात करें ना, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट का जीडीपी रेशो जो 2019 में 77% हुआ करता था, वो 2023-24 में बढ़कर 124% हो चुका है। और इसमें ना एक हद तक क्रेडिट जो है वो अडानी को भी जाता है। और इसीलिए पहले हमें अडानी के खिलाफ चल रहे इस कैंपेन को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों डीप स्टेट भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को वीकन करने के लिए अडानी को टारगेट करना चाहता है। देखिए, अडानी के ना कई एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने भारत की प्रेजेंस को उन एरियाज में स्ट्रांग बनाया है जो पहले वेस्टर्न और चाइनीज एंटिटीज के कंट्रोल में हुआ करता था। अडानी इंडिया को 2050 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं। अडानी ग्रुप ने थर्मल पावर, सोलर एनर्जी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया को एक मेजर प्लेयर बना दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन चुका है। और इंडिया के काफ़ी मेजर एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इनको मैनेज करते हैं अडानी ग्रुप। अडानी पोर्ट्स इंडिया के 13 पोर्ट्स को ऑपरेट करता है और टोटल पोर्ट ट्रैफिक का 24% ये अकेले हैंडल करते हैं। गुजरात का फ्लैगशिप मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है और इंटरनेशनल ट्रेड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गेटवे है। ये इंडिया का 11% मरीन कार्गो हैंडल करता है। साथ ही साथ इंडिया के एरोस्पेस में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी अब अडानी ग्रुप आ चुका है और बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पिछले कुछ सालों में ना अडानी ने 30,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं, जो देश के किसी भी दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप से बहुत अधिक है। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप अब डीप स्टेट और चाइना के पेट पे भी लात मारना शुरू कर चुका है। किसी जमाने में जिस कंट्री के सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे डीप स्टेट और चाइनीज एंटिटीज की मोनोपोली हुआ करती थी, उसको आज अडानी ग्रुप पूरी तरीके से चेकमेट कर रहा है। चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मोरक्को हो, तंजानिया हो, फिलीपींस हो या फिर इजराइल हो। इनफैक्ट अडानी ग्रुप फिर से न्यूज में है इस बात को लेके कि केन्यन गवर्नमेंट जोमो केन्यात्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर देना चाहती है, जिसमें अडानी ने $1.85 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। ये सब तो चलो फिर भी ठीक था। अब अडानी ग्रुप ने यूएसए की मार्केट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया है, जिससे यूएसए की मार्केट में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन सभी में अडानी ग्रुप का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चाइनीज और डीप स्टेट्स, इन दोनों की जो मोनोपोली है वो खत्म होती जा रही है। और इसी मोनोपोली के डिसरप्शन के कारण डीप स्टेट अडानी ग्रुप को खत्म करना चाहता है। ये उनकी एक्चुअली ना मजबूरी सी हो गई है। इसी कारण डीप स्टेट्स ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और अडानी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जिसके लिए हिंडनबर्ग को एक प्यादा बनाया गया। जिसके बाद जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड का आरोप लगाकर इंडियन स्टॉक मार्केट को ना पूरी तरीके से क्रैश करने का प्रयास किया। 2 days and over 4 lakh crore rupees of market wealth of the world's third richest person wiped out, leaving him now the third richest person in the world anymore. All of this was triggered by Hindenburg Report, an investigative report by US short selling specialist Hindenburg Research. फिर उसके बाद सिस्टमेटिक अटैक्स करते करते हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग के थ्रू करोड़ों रुपए कमाए। हिंडनबर्ग के अटैक के कारण गौतम अडानी के $100 बिलियन से ज्यादा वाइप आउट हो गए और 10 लिस्टेड अडानी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में $80 बिलियन की गिरावट आई। यानी जो डीप स्टेट का मोटिव था वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था। पर अब प्रश्न ये उठता है कि जो चीज वो करवाना चाह रहे थे वो धीरे धीरे ही सही पर पूरी हो रही थी, तो फिर हिंडनबर्ग ने अचानक से ये सब ऑपरेशन बंद करने का निर्णय क्यों लिया? चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइमिंग पर हुआ है, खासकर जब अमेरिका में 20 जनवरी को ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बार बार बताया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट की तरह ही एक सोरोस बेस्ड डीप स्टेट टूल की तरह काम करता रहा है, जिसके थ्रू डीप स्टेट अपने ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को पूरा करता रहा है। यह भी कहा गया है कि यह सब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिकली यूज कर रही थी, ताकि कुछ फॉरेन इकोनॉमीज में
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ये क्रिएट की जा सके। तो यहाँ से ये क्लियर दिखता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने का असली कारण ट्रंप का रिटर्न है और सबको पता है कि ट्रंप डीप स्टेट के कितने खिलाफ है और वो कैसे इसे बंद करने पर तुला हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप की पावर में वापस आने की बातें चल रही थी ना, तब उन्होंने हमेशा डीप स्टेट को क्रिटिसाइज किया था और ये बात हिंडनबर्ग के लिए काफी रिस्की होने वाली थी। यह माना जा रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप के आने के बाद फाइनेंशियल एंटिटीज जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, उनके ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और बस इसी रीजन से हिंडनबर्ग रिसर्च अपने आप को और अपने डीप स्टेट अब्बाओं को पॉसिबल लीगल और रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए अपने ऑपरेशंस को बंद करने में ही भलाई समझ रही है। हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सब कुछ बंद कर दिया ताकि ट्रंप के टेन्योर में उनके ऑपरेशनल मॉडल, फंडिंग सोर्सेज और कई बड़े पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ उनके पॉसिबल कनेक्शंस एक्सपोज ना हो जाए। और इसका सबूत ना आप इसी बात से देख लो कि इसी वीक लांस गॉर्डन, जो मेंबर है हाउस जुडिशरी कमेटी का, उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये बोला कि अडानी से रिलेटेड सारे प्रूफ्स प्रिजर्व करके रखे, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। यानी इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप के पावर में आते ही बहुत लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, जिससे कितने बड़े बड़े प्लेयर एक्सपोज हो सकते हैं ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डीप स्टेट के कहने पर हिंडनबर्ग जो इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा था वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता। इसी कारण हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान ट्रंप के आने से पहले ही बंद कर दी, जिसके ऊपर अडानी ग्रुप के सीएफओ ने तंज मारा ये कहते हुए कि भाई कितने गाजी आए कितने गाजी गए। और अब ना वापस से अडानी के स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। बेसिकली अडानी का ये रिस्पॉन्स होने वाला है अब। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हैं, उनका तो रो रो कर हाल बेहाल है। देखिए, ये मामला ना सिर्फ अडानी की जीत का नहीं है, बल्कि ये मामला एक तरीके से भारत की जीत का है। ये भारत की संप्रभुता, आर्थिक भविष्य और उसकी ग्लोबल स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका को बचाने की जीत है। अडानी के खिलाफ जो भी अभियान चलाया गया उसमें विदेशी ताकतें जैसे कि जॉर्ज सोरोस से लेकर भारत की भी कई ताकतें शामिल थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शक्ति बनने से रोकना प्रतीत होता है और इसके लिए वो आर्थिक युद्ध तक करने के तैयार थे। परंतु आज अडानी की लड़ाई, जो एक तरीके से भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की लड़ाई थी, उसे बहुत हद तक जीता जा चुका है। देखिए, अडानी एज अ बिजनेसमैन कई ऐसी प्रैक्टिसेस में जुड़ा हो सकता है जो मोरली और लीगली सही ना हो, पर यदि आप अडानी के नाम पर भारत को ही डिस्टेबलाइज करने की सोच रहे हैं तो आपके अगेंस्ट वही होना चाहिए जो हिंडनबर्ग के साथ हुआ है। हिंडनबर्ग बोरिया बिस्तर समेट चुका है। बाकी सोरोस और यमराज की भेंट कब होगी इसका इंतजार है। तो दोस्तों, ये था हिंडनबर्ग का सच। इसे शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करें patreon.com के माध्यम से और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो चलता हुआ दिख रहा है आपको, इसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।